फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सेक्शन 379 सीआरपीसी 420 बीएनएसएस। कुछ मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने वाले के विरुद्ध अपील। तो यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति के दोष मुक्ति के किसी आदेश को अपील में उलट दिया है, लोअर कोर्ट के द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया था, परिवादी के द्वारा अपील की गई और इस अपील में दोष मुक्ति के आदेश को हाईकोर्ट ने उलट दिया है और उसे दोष सिद्ध कर दिया है तथा उसे मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है। ठीक है, 10 years एंड मोर देन 10 years। ठीक है, इससे ज़्यादा का कारावास का दंड दिया है तो उसकी अपील अभियुक्त व्यक्ति कहाँ कर सकेगा? उच्चतम न्यायालय में कर सकेगा। इम्पोर्टेंट सेक्शन आगे है सेक्शन 380 सीआरपीसी बीएनएसएस 221। कुछ मामले में अपील करने का विशेष अधिकार। तो इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण के लिए दोष सिद्ध किए जा रहे हैं, एक विचारण में एक से अधिक व्यक्ति दोष सिद्ध किए जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति में से किसी के बारे में अपील या निर्णय या आदेश पारित किया गया है। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों में किसी के बारे में अपील या निर्णय या आदेश पारित किया गया है जिसकी अपील की जा सकती है, तो विचारण में दोष सिद्ध ऐसे सभी व्यक्ति या उनमें से कोई भी व्यक्ति अपील कर सकेगा, उसे अपील करने का अधिकार होगा। स्पेशल वो है राइट्स है एक्यूज्ड पर्सन का। आगे है सेक्शन 422 बीएनएसएस सीआरपीसी 381। सेशन न्यायालय में अपील कैसे सुनी जाएगी? तो अपील टू कोर्ट टू सेशन हाउ हियर्ड। क्लोज 2 में जैसे बता रखा है उन उपबंधों के अधीन रहते हुए, क्लोज 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में सेशन न्यायाधीश को की गई जो अपील है वो सेशन न्यायाधीश के द्वारा या अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा सुनी जाएगी। परंतु प्रोवाइजो है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी विचारण में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है तो उसके विरुद्ध जो अपील है वो सीधे सेशन में जाकर नहीं जाकर सीजीएम के पास जाएगी और सीजीएम के द्वारा निपटाई जाएगी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तो जाती है सेशन के पास, लेकिन सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने कोई दोष सिद्धि का आदेश पारित किया है तो उसकी अपील जो है वो सीजीएम के पास जाएगी और सीजीएम के द्वारा निपटाई जाएगी। इम्पोर्टेंट थिंग्स इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का विचारण क्या सेशन कर सकता है? तो नहीं, सीजीएम के पास जाएगी। अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अपर सेशन न्यायाधीश किसकी सुनेगा? जेएम फर्स्ट की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसकी सुनेगा? जेएम सेकेंड की। ऐसी अपीलों को सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उनके हवाले करें। उन अपीलों को भी वो सुनेंगे जिनको खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उन्हें उनके हवाले करें या जिसे सुनने के लिए हाईकोर्ट विशेष आदेश के द्वारा ऐसा कोई निर्देश दे तो भी उनके द्वारा ऐसी अपील सुनी जाएगी। तो ये थी सेक्शन 422। आगे देखते हैं 423 अपील की अर्जी। पिटिशन ऑफ अपील 382 सीआरपीसी। तो प्रत्येक अपील जो है वे अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता के द्वारा लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी। अपील कैसे की जाएगी? लिखित रूप में अर्जी दाखिल करके की जाएगी, एप्लीकेशन दायर की जाएगी। और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ जब तक कि न्यायालय जिसमें कि वो उपस्थित हो जाए ऐसा निर्देश न दे, उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि भी होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। तो जहाँ हम अपील के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ हमें उस निर्णय की या ऐसे किसी ऑर्डर की जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है उसकी प्रतिलिपि भी देनी आवश्यक होगी। सेक्शन 424 बीएनएसएस सीआरपीसी 383 कि जब अपीलार्थी जेल में है तो क्या प्रक्रिया होगी? तो जहाँ की कोई अपीलार्थी जेल में है और अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपि को, मतलब निर्णय की प्रतिलिपि, आदेश की प्रतिलिपि किसे देगा? जेल के भार साधक अधिकारी को देगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ ऐसे ऑफिसर के देगा जो कि एसएचओ होता है, वैसे तो ऑफिसर्स इन चार्ज में है, जिसके चार्ज में वो है उसे देगा। और वो अधिकारी क्या करेगा? उस अर्जी को और उसकी प्रतिलिपि को समुचित अपील के लिए न्यायालय के समक्ष भेजेगा।
आगे है सेक्शन 425 CRPC 384 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। समरी डिसमिसल ऑफ अपील। तो अपील संक्षेपतः कब खारिज की जाएगी? जबकि 423 के अधीन अपील की अर्जी दी गई है, एप्लीकेशन दी गई है, 424 के अधीन जहाँ के अभियुक्त जेल में है और जेल से अपनी अपील को दाखिल कर रहा है भार साधक अधिकारी के माध्यम से। इनकी अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर जो ये डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, इनकी परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का ऐसा विचार है कि इस पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, तो वह अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकता है। जहां अपील का आवेदन किया गया है और जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति ने जेल में से अपील के लिए आवेदन किया है भार साधक अधिकारी के माध्यम से, तो उसमें क्या होगा, अगर न्यायालय को लगता है, अपील न्यायालय को अपील का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकता है। परंतु इसमें प्रोवाइजो आ गया कि धारा 423 के अधीन जहाँ की कोई अर्जी दी गई है अपील की, तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को या उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो। कोई भी अपील की अर्जी तब तक खारिज नहीं की जाएगी जो 423 के अधीन दी गई है, जब तक कि अपीलार्थी को या अपीलार्थी नहीं है तो उसके अधिवक्ता को सुनने का कि किन कारणों से इनकी अपील पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अपील सुनी जानी चाहिए, ऐसे अधिवक्ता को सुनने का उचित अवसर न मिल चुका हो, उन्हें अपनी बात, अपना पक्ष रखने का अवसर न मिल चुका हो। उन्हें अवसर मिलना आवश्यक है। उसके पश्चात न्यायालय डिसाइड करेगा कि अपील खारिज की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं। और 424 के अधीन कोई अपील जहां जेल के भार साधक अधिकारी के द्वारा दी जा रही है, तो अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, उसके बिना अपील खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपील न्यायालय का यह विचार नहीं हो। जहां अपील न्यायालय को ऐसा लगता है कि अपील ही इतनी तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अगर अभियुक्त को पेश भी किया गया तो मामले की परिस्थिति के अंतर्गत बहुत अधिक असुविधा होगी, तो न्यायालय क्या कर सकता है, अभियुक्त को सुने बिना अपील को खारिज कर सकता है। जनरली अपील को खारिज नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब कोर्ट को लगता है कि ये एकदम ही तुच्छ प्रकृति की है, या फिर अगर अभियुक्त को जेल से निकालकर कोर्ट में लाया गया तो मामले की परिस्थितियों में बहुत अधिक असुविधा हो जाएगी, तो अभियुक्त को सुने बिना या उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना भी अपील खारिज की जा सकती है। आगे है खंड ग कि धारा 424 के अधीन कोई अपील उपस्थित की गई है, वो संक्षेपतः तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि अपील के लिए अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो चुका हो। अपील के लिए जो अनुज्ञात अवधि है उसका अवसान जब तक न हो गया हो तब तक अपील खारिज नहीं की जाएगी, उसके पश्चात अपील खारिज कर दी जाएगी। आगे है क्लोज सेकेंड कि किसी भी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने से पूर्व न्यायालय क्या करेगा, मामले के अभिलेखों को मंगाएगा, डॉक्यूमेंट्स को मंगाएगा, रिकॉर्ड्स जो हैं उनको मंगाएगा। क्लोज 3 है कि जहाँ की इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला न्यायालय सेशन न्यायालय या CGM का न्यायालय है, तो वहाँ वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर सेशन न्यायालय या CGM न्यायालय किसी अपील को खारिज कर रहे हैं तो उनको कारण लिखना आवश्यक है। क्लोज 4 है कि धारा 424 के अधीन जहाँ अपील उपस्थित की गई है जेल के भार साधक अधिकारी के माध्यम से अभियुक्त के द्वारा, तो ऐसी कोई अपील संक्षेपतः खारिज कर दी जाती है। ठीक है। और अपील न्यायालय का निष्कर्ष है कि जो 423 के अधीन सम्यक रूप से उपस्थित नहीं की गई थी, मतलब उसमें निर्णय की प्रतिलिपि साथ में नहीं जोड़ी गई थी या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे, तो अपील की अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है। इसमें ये कह रहा है कि 423 के अधीन कोई अपील दो तरीके से आई, एक तो 424 में, एक 423 के अधीन भी अपील डाली गई। ठीक है। उपस्थित की गई अन्य अपील पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो वहाँ 434 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो अपील को विधि के अनुसार सुन सकता है और उसका निपटारा कर सकता है। तो ये क्लोज क्या कह रहा है? ये क्लोज कह रहा है कि जहाँ 424 के अधीन कोई अपील दाखिल की गई और ऐसी अपील को संक्षेपतः खारिज कर दिया गया। ठीक है। और साथ में अपील न्यायालय का क्या निष्कर्ष है? ये निष्कर्ष है कि अपीलार्थी की ओर से
423 के अधीन भी कोई अपील की गई थी, अन्य अर्जी पेश की गई थी जिस पर कि विचार नहीं किया गया है। दो तरीके से अपील दी गई, 423 और 424 के अधीन। तो वहाँ 434 में किसी भी बात के होते हुए अगर न्यायालय का ऐसा समाधान हो जाता है कि न्याय हित में 2 बार अपील आ गई, अपील की पिटीशन, और न्याय हित में ऐसी अपील को सुना जाना आवश्यक है, तो वो क्या करेगा, अपील को विधि के अनुसार सुन सकता है और उसका निपटारा कर सकता है। अब 434 में क्या है, तो 434 है अपील एवं आदेश, अपील पर आदेश और निर्णयों का अंतिम होना। अपील पर कई ऐसे आदेश और निर्णय हैं जो अंतिम होंगे, तो उन आधार पर ये सेक्शन सब और आगे बढ़ेंगे।